तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। करते हैं श्री गणेश। आज मूल अधिकार का आप विकास आर्य चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका साथी विकास और आज अपने करते हैं टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितने भी आरपीएससी और अदर एग्ज़ाम्स में जितने भी आए हुए हैं मूल अधिकार से संबंधित ऑल पीवाईक्यू आज अपने करने वाले हैं। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, तो स्पीड से करेंगे अपने, जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट टॉपिक कवर होना चाहिए, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो अपने सभी को पता है कि पहले जो अपने मूल अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकार जो है वो अपने 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार से हटा दिया गया है, तो 6 मूल अधिकार बचे हैं। तो 6 मूल अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं। तो किस भाग में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। तो अपने सभी को पता है जो तीसरे भाग में जो है वो मौलिक अधिकार सम्मिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है, 20, 15, 23 या फिर 25। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो इसमें सही है। 23 अनुच्छेद जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, टोटल 23 अनुच्छेद। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किनको दिए गए हैं, समस्त देशवासियों को, राज्य सरकारों को, या फिर भारत के वयस्क नागरिकों को, या फिर केंद्र सरकार को। तो सबको पता है समस्त देशवासियों को जो है वो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें सही है। अगला प्रश्न अपने देखते हैं, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल मौलिक अधिकार है ये। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार बिल्कुल है। भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है, वो एक विधिक बोल सकते हैं अपने, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न अपने देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अपने देखते हैं इसमें अनुच्छेद 14 अपने सभी को पता है ये जो है वो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। उसके बाद में अपने देखते हैं अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत का है। और उसके बाद में अपने देखते हैं अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार है। उसके बाद में अनुच्छेद 29 देखते हैं। तो अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है इसमें। ठीक है। तो क्या हो गया, अनुच्छेद 14 का हो जाएगा 4 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 17 का अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 21 का जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 29 का जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आ जाएगा। अगला प्रश्न अपने देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता। तो इसमें जो है वो धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग, या फिर लिंग, धर्म, मूलवंश या जाति, या फिर मूलवंश, जाति, उद्भव, जन्म स्थान, या फिर धर्म, मूलवंश, उद्भव, निवास। तो इसमें जो है वो सही प्रश्न जो अपने का होने वाला है वो है सही ऑप्शन, धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग। वर्ग में सारे ही आ जाते हैं, लिंग और वो सब। तो ये सही होगा, धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग। अगला अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं। इनमें से कौन सा वो अनुच्छेद हैं जो उनको भी प्राप्त है, कौन सा मूल अधिकार जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको भी ये मूल अधिकार प्रदान है। ठीक है। तो ये होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है। अब अपने पीछे आरएएस में भी प्रश्न आया था कि कौन कौन से मूल अधिकार जो है वो सिर्फ भारतीयों को प्रदान है। तो वो 15, 16, एक आई थिंक 19, 29 और 30 ये जो है वो केवल भारतीयों को प्रदान है।
और 14 जो है वो विदेशियों को भी प्रदान है, जो कि भारत का नागरिक नहीं है उनको भी प्रदान है। अगला प्रश्न अपने देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार है? लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 16 में है। ठीक है, अगला अपने प्रश्न देखते हैं, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार? तो इसमें जो है वो समता का अधिकार, उपाधियों का अंत किस में है? समता के, समानता के अधिकार में है। अगला प्रश्न अपने देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? तो अपने जस्ट पढ़ के आए हैं ऊपर, जो ये समता का अधिकार जो है ये उपाधियों की समाप्ति बताता है। और किस अनुच्छेद में उपाधियों की समाप्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 18 में। अगला अपने प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? विधि के शासन की स्थापना कौन करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 14। ठीक है, अगला अपने प्रश्न देखते हैं, संविधान का 17वां अनुच्छेद है कौन सा है? तो संविधान का 17वां जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा या फिर समता का अधिकार या फिर अस्पृश्यता का उन्मूलन का अधिकार? ये बिल्कुल सही है, संविधान का 17वां अनुच्छेद जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अगला अपने प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? सार्वभौमिक मानवाधिकार कौन सा जो है वो अनुच्छेद सुनिश्चित करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न अपने देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? छुआछूत अपराध, तो अभी अपने देखते हैं, अभी अपने पढ़ के हैं अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत अनुच्छेद 17 में जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही है। प्रश्न नंबर 16, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो किस शब्द का उल्लेख नहीं है? जन्म स्थान, धर्म, उद्भव या फिर योग्यता। लोक नियोजन में समता का अधिकार, लोक नियोजन अवसर में समता का अधिकार अनुच्छेद 16 है, तो इसमें जो है वो अनुच्छेद शब्द जो है इसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 अपने देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण करने के लिए उपबंध करने की अनुमति प्रदान करता है? नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने की अनुमति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 16(3) या फिर 16(4) या फिर 16(4) क या फिर 15(4)। तो इसका जो है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 16(4) जो है वो आरक्षण के लिए उपबंध करने की अनुमति देता है राज्य के अधीन सेवाओं के लिए। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 अपने देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के अनुच्छेद 16 में खंड 6 अंत्य स्थापित किया गया? EWS पता ही है सभी को। तो ये जो है वो 2019 में हुआ था और ये है ऑप्शन नंबर 3, 103वां संविधान संशोधन, जिसके तहत अनुच्छेद 16 में खंड 6 अंत्य स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास में है? तो अपने सभी को पता ही है भैया, संसद के पास में है ये। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही आंसर है। अगला अपने प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं शामिल हैं? 5, 6, 7 या फिर 9? कितनी स्वतंत्रताएं शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 स्वतंत्रताएं शामिल हैं अनुच्छेद 19 में। 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पेशे को चुनने या फिर व्यवसाय करने का अधिकार है? तो इसमें जो है शायद ऑप्शन नंबर 4 जो है वो प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन आंसर इन्हीं में से है। तो आप बताओ
कि किसी भी पेशे को चुनने या फिर व्यवसाय करने का अधिकार जो है वो कौन सा अनुच्छेद देता है, तो ये देता है अनुच्छेद 19(1). प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इसमें कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? समानता का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता, या फिर शोषण के विरुद्ध, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो स्पष्ट पता चल रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। इस मौलिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का जो है वो उल्लंघन होगा। प्रश्न नंबर 23, निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दशः शामिल नहीं है? निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दशः शामिल नहीं है? स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है उसमें कौन सा शब्द शामिल नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, या फिर शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है ये भी, या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार में अंतःकरण की स्वतंत्रता शब्द शामिल नहीं है। अगला अपने प्रश्न देखते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या फिर मानहानि, या फिर लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार। इसमें तो भैया ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी आधारों पर जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ये एक मैं आपको चीज़ बता दूं, प्रश्न जो है वो सभी के सभी आए हुए हैं पिछले प्रश्नों में, लेकिन जब मैं टाइप कर रहा था तो सारे के सारे टाइप हुए नहीं, तो इसलिए ये किसी किसी में टाइप हो गया या फिर पढ़ा है, इसमें जो एडिट नहीं किया। बाकी सभी के सभी जो है वो प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, मैंने जल्दी टाइप करने के लिए जो है वो इसमें कम फ़ॉन्ट डाले हैं। तो प्रश्न अपना है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? जीव और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार, या फिर जो है एक सेकेंड, तो इसमें जो है समानता का अधिकार या फिर अभिव्यक्ति का अधिकार। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। अभिव्यक्ति का अधिकार जो है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो इसमें जो है वो कानून के समक्ष समानता, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, या फिर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार है ये, आधार पर भेदभाव निषेध। ये जो मूल अधिकार है ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 4, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगला अपने प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसमें जो है वो अनुच्छेद 20 में जो है वो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाता है, अनुच्छेद 20 में। अगला अपने प्रश्न देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 में, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, बिल्कुल सही है। भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 15 में, ठीक है। संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 में, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि अभी अपने देख के आए हैं कि ये तो जो है वो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करने का है अनुच्छेद 20। ये जो है वो जीवन की रक्षा का अधिकार नहीं है, ये शायद अनुच्छेद 21 में चला जाएगा। ठीक है,
अगला अपने प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से या फिर समानता के अधिकार से। तो स्पष्ट पता चल रहा है, अभी मैंने बताया था कि जीवन के अधिकार से जो है वो अनुच्छेद 21 का संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो इसमें जो है वो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या फिर संविधान की प्रस्तावना या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार में जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान मिलता है। उसके बाद अपने प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। अधिकार एवं भारतीय संविधान में संबंधित मूल अधिकार के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद त्वरित सुनवाई का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो त्रुटिपूर्ण युग्म है। त्वरित सुनवाई का अधिकार जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार में नहीं आता। उसके बाद में अगला अपने प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 26? बताओ कौन सा सही है? तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 22 के तहत जो है वो अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा, अनुच्छेद 22 के तहत। प्रश्न नंबर 23। संविधान के अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार या फिर गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने के अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो भी अपने पढ़ के आए हैं, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से संबंधित या फिर 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करने का जो अधिकार जो है वो उसको अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अपने अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोधक अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? निवारक निरोधक अधिनियम जो है वो 51 में, 52 में, 53 में या 50 में? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1950 में जो है वो प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम अधिनियमित किया गया। अगला प्रश्न अपने देखते हैं। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है? कुल कितने अनुच्छेदों में है? 3, 4, 5 या फिर 2? ये जो है वो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख जो है वो कुल 4 अनुच्छेदों में जो है वो उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? कौन सा अनुच्छेद ये बात बोलता है? किस अनुच्छेद में ये उपबंध है? 24 में, 45 में या फिर 330 में या फिर 368 में? बताओ कौन सा सही होगा? तो इसमें जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 24 में। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो सार्वजनिक व्यवस्था या फिर स्वास्थ्य या फिर मानवता या फिर सदाचार। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मानवता के अधीन नहीं है। ठीक है।
अगला अपने प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो बताओ कौन सा मूल अधिकार जो है वो मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। प्रश्न नंबर 39, सही सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा ये बताना है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अनुमूलन है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, बिल्कुल सही है, अभी अपने पढ़ के आए हैं। या फिर अनुच्छेद 24 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, या फिर अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा, चौथा भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें जो है वो सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 24 में जो है वो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है वो सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला अपने प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो अब तो देखते ही पता चल जाना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं रहा है। इसको जो है वो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 से हटा करके जो है वो इसको अनुच्छेद 300 कै के अंदर जो है वो अब कानूनी अधिकार, संपत्ति को जो है वो कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो अभी अपने पढ़ के हैं भैया। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही लग रहा है, लेकिन गलती अपने को ये नहीं करनी है पेपर में। अपने को ऑप्शन सारे एक बार पढ़ने जरूर हैं। संपत्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, समूह बनाने का अधिकार, या फिर देश के किसी भाग में घूमने रहने का अधिकार। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं अपने, जो है वो किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया है? तो बताओ किस संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया है? 42 में, 44 में, या फिर 82 में, या फिर 91 में? तो इसका सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो है वो मूल अधिकार को जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, वो कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? तो अपने ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। तो इसमें 31 नहीं है, 19 में भी था, तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में जो है वो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, ठीक है। अब जो है वो 19 में नहीं रहा, अब इसको जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया। जैसे मैंने पहले बताया था 300 कै के अंदर इसको डाल दिया गया है। 44 संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भैया अभी मैंने आपको बताया था, अब ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। 300 कै में जो है वो संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 45 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? अब इसमें भी देख लो, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो प्रिंट नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर भी इन्हीं में से हैं, तो बताओ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, या फिर मोरारजी देसाई? तो याद रखना है ये जो है वो 44वां संविधान संशोधन हुआ था मोरारजी देसाई के टाइम में, आई थिंक 1978 में हुआ था। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं अपने, अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। तो आबाद भ्रमणता की स्वतंत्रता, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर अल्पसंख्यक, या फिर संपत्ति का अधिकार? तो पता है भैया संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन कानूनी अधिकार है। प्रश्न नंबर 47 निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? बताओ
किस मामले में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता प्राइवेसी के अधिकार को मौलिक का अधिकार जो है वो घोषित किया गया? बताओ। तो पुट्टस्वामी या फिर नागार्जुन या फिर सुब्रमण्यम या फिर छेदीलाल? बताओ। तो इसमें याद रखना है पुट्टस्वामी। ठीक है, पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने प्राइवेसी के राइट को जो है वो फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया। 48 संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार जो है वो अपने को पता है अनुच्छेद 32 के अंदर जो है वो प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही है। अगला अपने प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? किस मूल अधिकार को? बताओ, किस मूल अधिकार को अंबेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा? संविधान का हृदय एवं आत्मा, तो अनुच्छेद 32 संविधान के उपचारों का अधिकार, इसको जो है वो हृदय एवं आत्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही है। अगला अपने प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? तो भैया ये तो स्पष्ट पता चल रहा है अपने को ऑप्शन देखते ही। बताओ, अभी जस्ट अपने ये प्रश्न करके आए हैं, अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। 32 में जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। उसके बाद में भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा? बताओ, संविधान की अंतरात्मा, संविधान के भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं उसको जो है वो संविधान की अंतरात्मा B.R. अम्बेडकर ने कहा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही है। अगला अपने प्रश्न देखते हैं 52, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? बताओ, जस्ट अभी अपने पढ़ के आए हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 32। अगला अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 53, मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत आज्ञा पत्र या फिर रिट जारी करने में शक्ति संपन्न है? किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जाती है? बताओ। अनुच्छेद 225 या फिर 226 या फिर 227 या फिर 228? बताओ कौन सा सही है? तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 226 के तहत जो है वो आज्ञा पत्र या फिर रिट जारी की जाती है। प्रश्न नंबर 54, निम्न में से किसका अर्थ विधि के किस प्राधिकार से है? अब ये प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। निम्न में से किसका अर्थ विधि के किस प्राधिकार से है? विधि के किस प्राधिकार से, इसका मतलब है कि आपको क्या राइट है, तुम्हें क्या अधिकार है। ठीक है, तुम्हें क्या अधिकार है, ये किससे संबंधित है, ये किस जो है वो रिट से संबंधित है। तो ये जो है वो बताओ किससे संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर अधिकार परीक्षा या फिर उत्प्रेषण या फिर परमादेश? तो ये है ऑप्शन नंबर 2 से संबंधित है, अधिकार परीक्षा, जिसके तहत अधिकार परीक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है तुम्हें क्या अधिकार है। ठीक है, पदासीन अधिकारी से उसकी अधिकृत वैधानिकता जानने हेतु जो है वो ये जारी की जाती है अधिकार परीक्षा। ठीक है, कि आपकी क्या वैधानिकता है या फिर इस जो आप कार्य कर रहे हैं ये किस वैधानिकता से कर रहे हैं। तो इसके लिए अपने कौन सी रिट जारी करेंगे? अधिकार परीक्षा। ठीक है, इसको क्यूओ वारंटो भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला अपने प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 55, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका पेश कर सकता है। जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हो वो जो है वो रिट याचिका कहाँ पर पेश कर सकता है? बताओ। तो ये केवल जिला न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय या फिर केवल उच्च न्यायालय? तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जो है वो रिट याचिका पेश की जा सकती है।
प्रश्न नंबर 56, गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? परमादेश, या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, या फिर अधिकार परीक्षा, या फिर निषेध। अधिकार परीक्षा तो अपने देख के आए हैं, क्यूओ वारंटो, ये तो जो है वो इसमें नहीं होगी। परमादेश भी नहीं होगा, निषेध भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा, जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ। अगला अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अभी अपने देख के आए हैं, परमादेश भी नहीं है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। 58, भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। प्रतिषेध रिट जारी की जाती है कार्यपालिका के लिए, या फिर व्यवस्थापिका के लिए, या फिर प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारियों के लिए, या फिर निचली अदालतों के लिए। तो प्रतिषेध रिट जो जारी की जाती है वो जारी की जाती है, इस प्रतिषेध रिट को जो है वो प्रोहिबिशन भी बोलते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है मना करना। ये जो है वो निचली अदालतों के लिए जारी की जाती है। ठीक है, जैसे सुप्रीम जैसे कोई ऊपर का कोर्ट है वो अपने जैसे हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जारी कर सकता है। ठीक है, अगला अपने प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है अथवा निर्वहन करने से मना करता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र जारी कर उस पदाधिकारी को अपने निर्धारित कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेशित करता है? तो लैंग्वेज सिर्फ बढ़ा चढ़ा के दे दी गई है, बाकी बात वही है जो मैंने आपको बताया था कि जब कोई बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को जो है वो कोई रिट या फिर कोई ऐसी चीज़ आदेश जारी करता है तो उसको परम आदेश बोलते हैं, परमादेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए संसद को विधि बनाने की शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, तो इसमें जो है वो अपना बताओ कौन सा सही होगा, 34 या फिर 35 कै 1 या फिर 35 कै सेकेंड या फिर 33। तो इसमें जो है वो सही आंसर जो है वो अपना होगा ऑप्शन नंबर 3, 35 कै सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही होगा। स्वतंत्रता के अधिकार में जो है वो शिक्षा का अधिकार जो है वो सम्मिलित किया गया है मूल अधिकार में। 62 देखते हैं, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा बच्चों जिसमें 6 से 14 वर्ष तक जो है वो मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकारों के रूप में जोड़ा गया है? बताओ कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है वो 6 से 14 साल के बच्चों को जो है वो अनिवार्य शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य रूप से देनी ही देनी है? तो ये 42वां, 76वें या फिर 86वें या फिर 75वें। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये इसके तहत जो है वो 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी गई है, इसको मूल अधिकार दिया गया है। प्रश्न नंबर 63, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी निम्नलिखित में से किस या फिर किन अनुच्छेदों में शिक्षा शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा जो है वो मूल अधिकार से हट गया है, लेकिन ये भी जरूरी था तो मैंने इसमें डाल दिया है। तो बताओ
किस अनुच्छेद, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित किस अनुच्छेद में शिक्षा शब्द का उल्लेख मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्व अपने को वैसे तो पता ही है 45 और 45 ए है, तो इन्हीं में से कोई होगा। तो ये जो है वो आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 45 में जो है वो शिक्षा शब्द का उल्लेख मिलता है। लो, अगला अपना प्रश्न आ गया, मूल अधिकार, भारत के संविधान के मूल अधिकार संबंधी निम्नलिखित में से किस या फिर किन अनुच्छेदों में शिक्षा शब्द का उल्लेख किया गया है? तो शिक्षा शब्द का उल्लेख अपने को पता है, अनुच्छेद 21A में जो है वो मूल अधिकारों में शिक्षा शब्द का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 65, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कब लागू हुआ? तो लागू कब से हुआ ये? 1 अप्रैल 2010 से, या फिर अगस्त 2009 से, जुलाई 2009 से, या फिर 1 मार्च 2010 से? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। 1 अप्रैल 2010 से जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम जो है वो लागू किया गया। अगला अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 66, निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं है? देखते हैं अपने ऑप्शन नंबर 1, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, या फिर कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन का प्रतिबंध, या फिर बच्चे को रोजगार की गारंटी देना, या फिर प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में सार्वजनिक परीक्षा लेना। तो ये जो है वो अपने को स्पष्ट पता चल रहा है कि रोजगार की गारंटी तो नहीं है, इसीलिए तो अपने यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे को जो है वो रोजगार की गारंटी देना ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं है। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं, अनुच्छेद 21A के तहत राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो बताओ, अभी अपने पढ़ के आए हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही है। 6 से 14 वर्ष की आयु का जो समूह है इसको जो है वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा राज्य। ठीक है, अगला अपने प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68, शिक्षा का अधिकार कानून राइट टू एजुकेशन एक्ट किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान करता है? तो पता ही अपने को 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान करता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो आगे अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 69, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो ये तो भैया थोड़ा टाइम वाला आ गया प्रश्न, देखते हैं चलो। तो सबसे पहले अपने देखते हैं गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो ये जो है हुआ था गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, ये हुआ था 1969 के अंदर। ये तो हुआ था 1967 के अंदर हुआ था। ठीक है, उसके बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये हुआ था भैया 73 के अंदर। ठीक है, और आगे अपने देखते हैं मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो मिनर्वा मिल्स का जो है वो ये आई थिंक हुआ था, हाँ ये हुआ था 1980 के अंदर। ठीक है, और आगे अपने देखते हैं A.K. गोपालनन बनाम मद्रास राज्य। तो गोपालनन बनाम मद्रास राज्य ये हुआ था आई थिंक, हाँ सही है, 1950 में ये हुआ था, 1950 में। ठीक है, तो ठीक है, तो अब देखते हैं अपने इसमें से। तो सबसे पहले हुआ था A.K. गोपालनन बनाम मद्रास राज्य, 1950 में हुआ था। तो अपने देख लेते हैं 4 किस में है, 4 में पहले में है, पहले, तीसरा और चौथे में। उसके बाद में हुआ था गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 67 में। तो अपने देखते हैं 2 नंबर, 4 और 2। तो 4 और 2 पता चल ही रहा है अपने को, पहला सही होगा इसमें। ठीक है, आगे अपने देखते हैं इसमें ये आ गया केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य, ये आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा मिनर्वा मिल्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है
3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो है वो 1950 में गोपालनंद बनाम मद्रास राज्य, उसके बाद में पहला 67 में, उसके बाद में दूसरा 73 में, और उसके बाद में तीसरा मिनर्वा मिल्स 1980 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। अगला अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 70। किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य समरसता साम्य भाव संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है? बताओ, मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है, तो ये बताया था मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में जो है वो ये बताया था कि मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य समरसता या फिर साम्य भाव संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है। मिनर्वा मिल्स वाद 1980, ठीक है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। अगले अपने प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया? मूल ढांचा, गोकलनाथ प्रकरण, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 अपने पढ़ के हैं। प्रीवी पर्स प्रकरण 1970 में, या फिर केशवानंद भारती प्रकरण 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, और मिनर्वा मिल्स प्रकरण 1980 में। तो ये अपने को पता ही है, मूल ढांचा सिद्धांत जो है उसका सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है वो केशवानंद भारती प्रकरण 1973 में हुआ था। प्रश्न नंबर 72। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत हुई। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत जो है वो राजस्थान से हुई, देखने की, ठीक है, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत जनक राजस्थान। 73। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ठीक है, बताओ। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, या फिर सूचना का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये मूल अधिकार नहीं दिया गया है, ये कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, यह एक विधिक अधिकार है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। प्रश्न नंबर 74। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाई इसका बताओ? सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, या फिर सूचना रखने वाले व्यक्ति जन साधारण को सूचना उपलब्ध करवाए, या फिर सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध करवाए, या फिर पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच है। उसके बाद में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम का समारंभ हुआ। कब हुआ बताओ? सूचना के अधिकार अधिनियम का समारंभ कब हुआ? तो 5 जून 2005, या फिर 22 जून 2005, या फिर 2 अक्टूबर 2005, या फिर 12 अक्टूबर 2005। तो इसका बिल्कुल चौथा बिल्कुल सही है। 12 अक्टूबर 2005 को जो है वो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर 76। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सरकार के कार्यकारण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, समाज की महिलाओं एवं कमज़ोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, या फिर नागरिकों को सशक्त करना। तो पता ही चल रहा है भैया, ये काम तो जो है वो सूचना का अधिकार जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत है, बाकी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत है, मतलब सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन जो है वो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में प्रश्न नंबर अपने देखते हैं 77। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? अब चौथी सत्ता शब्दों का खेल है दोस्तों। यहाँ पर चौथी सत्ता लिख दिया, एक्चुअल में अपने आम बोलचाल में
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोल देते हैं इसको। तो अपने को पता ही है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, या फिर एक शब्द आज और जोड़ लो, चौथी सत्ता, जो प्रेस और समाचार पत्रों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न अपने देखते हैं, श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 वाद किससे संबंधित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित, या फिर आईपीसी की धारा 498 के दुरुपयोग को रोकने के, या फिर मत देने और चुनाव लड़ने के अधिकार से, या फिर एक लड़की को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार से। तो अपने को स्पष्ट पता चल रहा है, श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 ये वाद है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 79, निम्न में से कौन सा एक प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का साधन नहीं है? ठीक है, कौन सा एक प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का साधन नहीं है? तो बौद्धिक संपदा का अधिकार, वापस बुलाने का अधिकार, सूचना का अधिकार, या फिर लोक सेवा का अधिकार। तो बताओ कौन सा सही होगा? पता ही अपने को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा का अधिकार जो है वो जन सहभागिता को सुनिश्चित नहीं करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 80, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? बताओ कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी बिल्कुल है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी बिल्कुल है, धरना देने की भी आज़ादी है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, तो ये थे मित्रों लगभग क्या ऑलमोस्ट कंप्लीट ही जो है वो यूपीएससी, आरपीएससी और जितने भी बोर्ड हैं वो सभी के लगभग जो है वो मैंने इसमें प्रश्न शामिल करने की कोशिश की है। और ऐसे ही जो है वो अपने बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे, ऐसे आगे और भी सीरीजें आती रहेगी, बिल्कुल स्पीड में जो है वो अपने रिवीजन करेंगे प्रीवियस ईयर्स प्रश्न का, और कंप्लीट टॉपिक होगा, कंप्लीट उसके जितने भी प्रश्न हो, चाहे 100 हो या 200 हो। और दोस्तों मेहनत इसमें बहुत लगती है, टाइपिंग में और में पीपीटी बनाने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर आप सब्सक्राइब ज़रूर करो, और जितना भी मेरे को टाइम मिलता है मैं कंटेंट इस पे अपलोड करता रहूँगा विकास आर्य जीके पर, और क्वालिटी कंटेंट होगा दोस्तों। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।